यहाँ देखना है। इन तीनों में आपको पहचानना है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? मुझे लगता है कि ये वेरी गुड, ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, राइट। और व्हाट अबाउट दिस वन? एरोमेटिक। एंड दिस वन क्या साइक्लिक कंजुगेशन है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एंटी एरोमेटिक भी ये नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशन है कि साइक्लिक कंजुगेशन होना पड़ेगा, राइट। तो जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, उसका नाम क्या दिया गया था? नॉन एरोमेटिक। बोल ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे होगा? एरोमेटिक सिस्टम में। और सबसे कम रेजोनेंस किस में होगा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में। समझ गए? इसका मतलब ए में, बी में और अगर सी में, और जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस के प्रोसेस से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, राइट। तो जहाँ पे जिस प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो प्रोसेस अगर ज़्यादा होगा तो वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। तो इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर रहेगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। इज इट राइट? लिख लीजिए। मतलब रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, राइट। लिख लीजिएगा एवरीवन। और रेजोनेंस में कौन रिलीज करता है एनर्जी? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड या लोन पेयर का? तो अगर पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका एनर्जी बचा हुआ रह गया? सर यहाँ पे तो रेजोनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ है, तो इसके इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा बचा हुआ है। इवन इस यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा बचा हुआ नहीं और बढ़ गया है, बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल का स्टेबिलिटी कम रहता है, तो उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? ए का, उसके बाद सी का और सबसे कम बी का। इज इट राइट? चलिए यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट एग्जाम्पल बी को लेते हैं। तो एग्जाम्पल बी पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे
तो एग्जाम्पल बी, एरोमेटिक तो है बट अगर निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन का अगर हेल्प नहीं लेता तो क्या एरोमेटिक हो पाता? इसका मतलब है कि दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विथ द हेल्प ऑफ निगेटिव चार्ज, करेक्ट? तो दोज निगेटिव चार्ज ड्यू टू विच एरोमेटिसिटी जनरेट, उसको आज के बाद हम लोग एरोमेटिक अनायन बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बन आयन बोलेंगे, राइट? इसका मतलब है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बन आयन, करेक्ट? एक लाइन लिख लीजिए, इफ एनी नेगेटिव चार्ज ड्यू टू विच एरोमेटिसिटी जनरेट या क्रिएट, ड्यू टू विच एरोमेटिसिटी क्रिएट आर कॉल्ड एरोमेटिक अनायन, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कार्बन आयन, अगर कार्बन पे रहेगा तो, देन कॉल्ड एरोमेटिक कार्बन आयन। देखिए इस एग्जाम्पल में इस कार्बन आयन को एरोमेटिक कार्बन आयन बोलेंगे। नो डाउट दिस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ दिस रिंग, इसमें कोई शक नहीं कि इसके साथ रेजोनेंस में है, बट नहीं था कि विदाउट हेल्प ऑफ दिस रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक था। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कि आप एरोमेटिक सिस्टम देख कर बोलिए कि ये भी एरोमेटिक कार्बन आयन है, तो वे इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस में है, बट विदाउट हेल्प ऑफ दिस वन, मतलब इसको अगर हाइड भी करते हैं तो ये रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है, राइट? इसका मतलब है कि दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन, दिस इज, यस, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये पहले से ही एरोमेटिक है, राइट? दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन। तो भाई अगर ये एरोमेटिक कार्बन आयन नहीं है तो ये क्या एंटी एरोमेटिक है? सर एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिसिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वैसा कार्बन आयन जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन बोल देंगे, राइट? इसका मतलब एक इस कार्बन आयन को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बन आयन, एंटी एरोमेटिक कार्बन आयन, या नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन? नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन। अभी जितना भी नया नया टर्म से वाकिफ करवा रहा हूँ सबको ध्यान से सुनिएगा। हो गया ना? यह बताइए इस कार्बोकटायन को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बोकटायन, एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन, या नॉन एरोमेटिक कार्बोकटायन? देखिए तो सही है स्टूडेंट।
और एक इस एग्जाम्पल को ही लेते हैं जो लिखे हुए थे। इन तीनों में कौन सा कटायन एरोमेटिक है, कौन सा कटायन एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कटायन नॉन एरोमेटिक है? तो मुझे लगता है कि एक कार्बोकटायन एरोमेटिक कार्बोकटायन है, राइट? क्योंकि इस सिस्टम एरोमेटिक इसी की वजह से हो रहा है। और एक सिस्टम अगर ये नहीं रहता तो नॉन एरोमेटिक रहता, बट इसके आने की वजह से साइक्लिक कंजूशन हो गया। दैट्स वाई मुझे लगता है एक कार्बोकटायन को एंटी एरोमेटिक, राइट? एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन। और इसको क्या बोलेंगे? ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो दोनों में से कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, राइट? नॉन एरोमेटिक कार्बोकटायन। तो अब तो आप लोग पहचान पाएंगे ना कौन सा कार्बोकटायन एरोमेटिक है, कौन सा कार्बोकटायन नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कार्बोकटायन एंटी एरोमेटिक है। लिख लीजिए। यहाँ देखिए, सिमिलरली फॉर बहुत फास्टली आपको इन तीनों में पहचान करना है कौन सा कार्बोनाइन एरोमेटिक है, कौन सा कार्बोनाइन एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कार्बोनाइन नॉन एरोमेटिक कार्बोनाइन है। अगर ए, बी और सी इन तीनों का नाम दिया जाए तो ए एरोमेटिक है एवरीवन, ए एरोमेटिक है, राइट? एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बी एंटी एरोमेटिक है, राइट? और सी क्या है? ये तो रिंग से बाहर है, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? जो भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कटायन या आनायन रहेगा वो रिंग के किसी कार्बन पे रहेगा। ये रिंग के कार्बन पे है क्या? इसका मतलब रिंग के में जो भी हो रहा है उसके लिए रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट राइट? ओह हाँ, तो एक को क्या बोलिएगा? एक को बोलेंगे, बोलिए, एरोमेटिक कार्बोनाइन। और इसे क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन, राइट? इसे क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट? नॉन एरोमेटिक कार्बोनाइन। समझ गए? चलिए, यहाँ तक आ जाइए। हो गया ना?
ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या क्या है, वो चेक करके बताना है, या नॉन एरोमेटिक है। सब लोग अपना अटेंडेंस लगा लीजिएगा एवरीवन। तो देखिए एरोमेटिसिटी का पहला कंडीशन है रिंग है। सर रिंग है, नो डाउट, राइट। प्लेनार, प्लेनार के लिए तो sp2 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये तो दोनों बैच को पढ़ाया हूँ, जो भी इसमें बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। सेकेंड हैकल रूल, क्या 4n+2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, n=0 करके देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, राइट। वो चेक करना पड़ेगा, ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है उसको साइकिल में कंप्लीट घूमना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज द केस ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। तो इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड अगर होमो एटॉमिक है, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए तो मैंने आर एस सही से ड्रॉ किया, ओके। और एक बार अगर ऐसे चलते हैं तो ऑल द टाइम ऐसे ही चलिए। बोले हाउ मेनी आर एस, फर्स्ट कितना आर एस हुआ, 4 आर एस है। इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आर एस फर्स्ट, आर एस सेकेंड, आर एस थर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है स्टूडेंट, आर एस फोर्थ। ओके, ऑल आर इक्वली स्टेबल। तो जब ऑल आर इक्वली स्टेबल तो उसमें, और प्लस सर कंप्लीट साइकिल में घूम रहा है, मतलब सर आप इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं, और डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, किस क्या इस इन दोनों कार्बोकैटायन को एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोलेंगे सर, इसी की वजह से तो हुआ कंजुगेशन, राइट। इन चारों डेल प्लस को मिलाकर क्या दो कंप्लीट प्लस रहेगा। तो देखिएगा जहां भी एरोमेटिक कटायन या एरोमेटिक अनायन रहेगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, मतलब एरोमेटिसिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल था, राइट। ये मेरा है रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ गए। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट है एवरीवन। अब भाई अगर यहाँ पे ऑल आर इक्वली स्टेबल तो हम लोग इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, तो सर जो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वही यहाँ का रहेगा, वही यहाँ का रहेगा, वही यहाँ का रहेगा, करेक्ट। अगर इक्वल स्टेबिलिटी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जो जो लोकेशन रेजोनेंस में आया है उन सारे लोकेशन का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ सेम दिखना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो किसी एक जगह पे फोकस कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे फोकस करते हैं तो आउट ऑफ 4 आर एस, एक में डबल बॉन्ड, बाकी 3 में सिंगल बॉन्ड है, इज इट राइट। तो सर 1 × 2 कीजिए और 3 × 1 कीजिए और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, 5/4 कितना होता है भाई, 1.25 होता है, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया। मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल। और अभी आपका ये लुकआउट नहीं है कि सर ये कैसे आएगा, कैसे इस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका लुकआउट नहीं है। अभी बस जानिए कि ऐसा अगर ये है तो ये एरोमेटिक है या नहीं है। सर एरोमेटिसिटी का ऑल कंडीशन से डिफाइन कर रहा है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, राइट।
ओके एवरीवन, हो गया ना? देखिए, ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है। पहला कंडीशन रिंग है, दूसरा कंडीशन जिससे रिंग बना हुआ है तो 4 कार्बन से बना हुआ है, वो चारों कार्बन सेम प्लेन में है या नहीं। इसको चेक करने के लिए sp2 वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है जो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाए थे। बिकॉज एनी एटम इफ डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन मस्ट लाई इन द सेम प्लेन इन विच ऑलरेडी दैट sp2 कार्बन एग्जिस्ट, राइट। और थर्ड 4n+2 रिंग में, तो भाई ये तो कार्बन रिंग का ही है, तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 2 4 2 6, 4n+2 में अगर n = 1 लेते तो 6, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये 6 का 6 रिंग में घूम रहा है या नहीं घूम रहा, जिसको बोलते हैं साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, इज इट राइट। तो इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड, यही सिखाया गया है ना। और एक बार अगर ऐसे चल दिए तो फिर ऐसे ही चलना है। हो गया। एक साइक्लिक डिलोकलाइजेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे 4 डेल माइनस मिलाकर कितना बराबर रहेगा, 2 कंप्लीट माइनस। इसी को, ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड, इसी को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। यहाँ तक आ जाइए। ठीक है ना। इसको हटाया जाए। ओके, ये है पिरिडीन, राइट। पिरिडीन एरोमेटिक है या नहीं है। तो सर पिरिडीन तो एरोमेटिक है बट विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट। ऑलरेडी मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज का हेल्प कब लेते हैं, जब पाई इलेक्ट्रॉन में कमी रहेगा, राइट।
इसका मतलब है कि दिस सिस्टम देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, करेक्ट, बिल्कुल साइक्लिक कंजुगेशन है। प्लेनार रिंग भी है, प्लेनार भी है, और 4n+2 भी है। बट क्या यहाँ पे लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है? इसका मतलब है कि दिस कंपाउंड इट इज एरोमेटिक विथ हेल्प या विदाउट हेल्प? विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर, ये है पायरोल। पायरोल एरोमेटिक है या नहीं है? है, बट विदाउट लोन पेयर एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, राइट? इसका मतलब है कि पायरोल इज एरोमेटिक विथ द हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट? लेकिन इसका एक बार हम लोग रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। जनरली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो जनरली वो बॉन्ड बना लेता है, बट यहाँ पे बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि सर अगर बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? करेक्ट ना? तो दिस इज द सिचुएशन, ओके? और डेल डैश प्लस का मैग्नीट्यूड इस 4 डेल माइनस के बराबर रहना चाहिए, करेक्ट है स्टूडेंट? बिकॉज सर अगर कोई भी आर एस अगर न्यूट्रल है तो सारा आर एस को न्यूट्रल होना पड़ता है, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल होता है, करेक्ट? चलिए यहाँ तक आइए। मोटा मोटी सबके पास डिकेसिन तो होगा ही। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर
1 48 148। और क्रैश कोर्स के बच्चे देखिए तो पेज नज़र आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ओके। हो गया ना। तो पिछले क्लास में मैं पहला ही एक लाइन बोला था, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी में कोई भी सिस्टम अगर इन्वॉल्व है, चाहे कटायन, अनायन या लोन पेयर, तो थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा या विगरसली इन्वॉल्व रहेगा, विगरसली इन्वॉल्व रहेगा, राइट। अब इन सब क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सबसे पहले मैं रेजोनेंस का पहला क्लास में आपको लेके चलता हूँ। याद है कि आपको बताए थे कि रेजोनेंस मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ एज वेल एज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है और लोन पेयर 1 है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और लोन पेयर को आपने अकाउंट में लिया है स्टेरिक नंबर के लिए। इसका मतलब इस केस में लोन पेयर, इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। sp3 ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? तो सर सिग्मा तो पहले से ही है, तब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। बट यहाँ पे वी नो दैट पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। तो भाई लोन पेयर यहाँ पे था sp3 में और जाकर बनाया पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो यहाँ पे sp3 में था, वो रेजोनेंस के टाइम पे अपने आप को प्योर पी में मॉडिफाई कर लिया, शिफ्ट कर लिया, राइट। पहले था इसमें, जब रेजोनेंस करने का टाइम आया तो ऐसे हो गया, राइट, प्योर पी, करेक्ट ना एवरीवन। तो अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन होगा sp2। इसका मतलब है कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम में, तो इस टाइप का सिचुएशन में जैसा RS रहेगा वह उस RS के लिए हम लोग ARS फर्स्ट है, इसमें नाइट्रोजन का पूछेंगे तो आंसर sp3 रहेगा, इसमें नाइट्रोजन का पूछेंगे आंसर sp2 रहेगा, राइट। तो आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर देकर आपसे पूछा जाएगा किस स्ट्रक्चर में कैसा होगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड में पूछा जाएगा, तब क्या बोलिएगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन वेरी फ्रॉम sp3 से sp2 एंड वाइस वर्सा, राइट। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गया। यस, ये आपको पढ़ाया हूँ जब हाइड्रोजन पढ़ा रहा था। तो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, आप ही से बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया गया था, क्या था नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन, क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर? वेरी गुड, 3। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कहीं भी डाउट होने से पूछना है। और इसके पास अब लोन पेयर है? नो। तो लोन पेयर कितना हो गया स्टूडेंट? 0, राइट। तो स्टेरिक नंबर अब कितना रहा? 3 रहा ना।
और जितना स्टेटिक नंबर रहेगा तो वही तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा हाइड्रोजन के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो गया, sp2, इज इट राइट? ओके, यहाँ तक समझ गए ना? ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। कितना कार्बन कितना नाइट्रोजन? सर 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, राइट? और कितना डबल बॉन्ड? 2। तो ए और बी में सिमिलरिटी पहले देखते हैं, बाद में डिसिमिलरिटी देखेंगे। ए और बी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी में सिमिलरिटी क्या है सर? 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। यहाँ भी 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। सेकंड, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है। हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिसिमिलरिटी क्या है सर? यहाँ पे सिस्टम एरोमेटिक है और यहाँ पे सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, राइट? बट तो सर कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा? यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा, राइट? अब इस स्ट्रक्चर में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा सर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, करेक्ट ना? और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तब इस स्ट्रक्चर के लिए क्या आंसर दीजिएगा? प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। वेरी गुड। और अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के बाद ये लोन पर इस तरफ भी रेजोनेंस करेगा, इस तरफ भी रेजोनेंस करेगा। अब इस नाइट्रोजन का ऑप्शन क्या बोलिएगा? sp2, राइट? इन सिमिलर फैशन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पूछेंगे तो आप तो वही करते, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3, लोन पेयर इक्वल टू 1, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 4, तो हाइड्रोजन शुड बी sp3, राइट? और सेकेंड आंसर देते कि अगर पूछते लोन पेयर प्रेजेंट इन, तो लोन पेयर प्रेजेंट इन, तो आप बोलते sp3 ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन 148, नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरोल इज, तो नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरोल मतलब इसमें, तो करेक्ट आंसर आपको लुक्स लाइक sp3 आंसर लगेगा, बट करेक्ट आंसर बी रहेगा sp2। देखिए तो आंसर है sp2। मतलब ये आप एग्जाम में मिस्टेक करके आते। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 149, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑन पायरोल इज डीलोकलाइज्ड विथ पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पायरोल, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में रहता कि sp3 ऑर्बिटल में पहले है भाई। इनिशियली तो इसके साथ ऐसा देखते ना कि इसमें सर ने ऐसा ही सिखाया है, बट यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के टाइम पे जब तक लोन पे रेजोनेंस में नहीं गया तब तक sp3 में रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ये sp3 से प्योर पे में जाता है, राइट? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअल में ये है सिस्टम एरोमेटिक। इन दोनों से कंपेयर कीजिएगा, ये सिस्टम एरोमेटिक है किसके हेल्प से? ये इसको जनरलाइज कर दूंगा, ये सिस्टम है पायरोल है एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट? तो आज के बाद कोई भी सिचुएशन जिसमें सिस्टम अगर एरोमेटिक है
और वो विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, मैं लिखवा दूंगा, तो वो लोन पेयर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, वो एरोमेटिसिटी का चक्रव्यूह में चला जाता है। यहाँ पे एरोमेटिक सिक्सटेट में, सिक्सटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6, राइट। इसका मतलब है कि जहाँ पे लोन पेयर के वजह से, हेल्प से सिस्टम एरोमेटिक होगा, तो वहाँ पे लोन पेयर को हाइब्रिड और ऑर्बिटल में रहने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। ऑल द टाइम किस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा? प्योर पी में। वजह? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रेजोनेंस करना है और प्योर पी से ही पाई बॉन्ड बनेगा। इज इट करेक्ट? दैट्स वाई ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये sp3 है, बट ये लोन पेयर ऑल द टाइम प्योर पी में रहेगा। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 बोलना है, बट लोन पेयर 0। कोई पूछा क्यों? तो बोलना है कि लोन पेयर एक्चुअली में एरोमेटिसिटी में जा चुका है, इस चक्रव्यूह में है, राइट। नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर ही नहीं मिल पाता आपसे। समझे मेरी बात को? इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। और लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट इस केस में? यस, प्रेजेंट इन प्योर पी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिखिए मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट। इफ एनी सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम, टू स्टार तक लिखिएगा। If any system becomes aromatic system, if any system becomes aromatic system with the help of lone pair, then that lone pair almost all the time present in pure P. Then that lone pair almost all the time present in pure P, because that lone pair vigorously involved in resonance. It means present, or it means all, क्या वो लिख रहे थे? इट मीन्स दैट लोन पेयर vigorously इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रेजोनेंस में रहेगा, करेक्ट। नाइट्रोजन पे फिर नहीं नजर आएगा। इट मीन्स फॉर फाइंडिंग द स्टेरिक नंबर दैट लोन पेयर शुड नॉट बी काउंटेड, करेक्ट। सारी बातें तो बोल ही दी यहाँ पे, करेक्ट ना। तब इस सिस्टम और इस सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर बाकी जगह क्यों नहीं किए थे? भाई बाकी जगह रेजोनेंस इतना नहीं हो रहा था। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक सिस्टम में जहाँ पे लोन पे रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस होता है, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नहीं रहेगा। दिस इज द वजह, जिस RS का पूछेंगे उस RS का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, बट यहाँ पे बिल्कुल अनयूजुअल है, करेक्ट ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोन पेयर ही की वजह से ही एरोमेटिक सिस्टम बना था। देखिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। अगर ये बात आज के क्लास में डिस्कस नहीं करते, ये है फ्यूराइन, करेक्ट एवरीवन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर आप क्या बोलते हैं? सर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बोलते हैं, और लोन पेयर भी 2 बोलते, राइट। और स्टेरिक नंबर 4 बोलते हैं, और हाइब्रिडेशन sp3 बोल देते, करेक्ट। पहला मिस्टेक तो ये हो जाता, और दूसरा मिस्टेक लोन पेयर प्रेजेंट इन, तो दोनों लोन पेयर को आपको स्टेरिक नंबर में काउंट में लेते हैं। लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए? प्रेजेंट इन sp3, यस। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोल आपका एरोमेटिक है या नहीं है? सॉरी, फ्यूरान एरोमेटिक है या नहीं? तो सर एरोमेटिसिटी का पहला कंडीशन तो बहुत सही से एक कर दिया कि ये रिंग है, दूसरा प्लेनार भी है, तीसरा 4n+2,
तो 4n+2 को देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। आपको क्या बताए थे, आपको बताया गया था कि जितना आपको एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही लेंगे, किसी से लोन उतना ही लेना है ना जितना मेरे मुझे कमी है, राइट। दूसरी बात, इसके पास 2 लोन पेयर है, बट क्या दोनों लोन पेयर एक साथ रेजोनेंस में जाएगा? ऐसा अलाउड है रेजोनेंस में? दैट्स वाई फ्यूरान इज ऑल्सो एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ बोथ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन या वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक लोन पेयर को काउंट में लेंगे तो 2 2 4 और 2 6 हो गया एरोमेटिक। तो लिखिए एक लाइन मेरी तरफ से, फ्यूरान इज एरोमेटिक with the help of one of the lone pair of oxygen, with the help of one of the lone pair of oxygen। तो इस ऑक्सीजन का कितना लोन पेयर एरोमेटिसिटी में गया? क्या दोनों गया या एक गया? और जिस लोन पेयर के हेल्प से एरोमेटिक है वो लोन पेयर फिर अब हाइब्रिड में नहीं रहेगा, वो ऑल द टाइम प्योर पी में रहेगा। अभी जस्ट पढ़ाया था, राइट। दिस इज द वजह कि अब ऑक्सीजन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करेंगे तो क्या बोलेगा, 2 लोन पेयर। इसके पास क्या दोनों लोन पेयर अवेलेबल है या सिर्फ अब एक लोन पेयर है? एक ही लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, दूसरा लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? एरोमेटिसिटी में, राइट। और स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलिएगा? sp2, करेक्ट। लुक्स लाइक sp3 बट करेक्ट आंसर इज sp2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 150 तो सॉल्व हो गया। क्या रहेगा हाइब्रिडेशन? देखिए तो करेक्ट आंसर बी है। ओके, और 151 भी हाथ बना लेते हैं। 151 में क्वेश्चन है कि फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर है कहाँ पे? तो वन लोन पेयर, देखिए 1 लोन पेयर इसके लिए काउंट में लिए हैं, तो 1 लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल, क्या बोल सकते हैं? sp2। और दूसरा लोन पेयर प्योर पी, राइट। एंड अदर लोन पेयर प्रेजेंट इन, ये तो बहुत डेप्थ का क्वेश्चन हो गया भाई, प्रेजेंट इन प्योर पी। देखिए तो ऑप्शन मिलता है, यही ऑप्शन मिलना चाहिए जिनके पास भी टीके सिंह का बुक है। इसमें कुछ बच्चे क्रैश कोर्स के भी होंगे, उनको मैं दिखा रहा हूँ। इस बुक को मैं फॉलो करता हूँ, इसमें ऑलमोस्ट 3000 प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक का, और ये वन ऑफ द मास्टर बुक है। इनके जो ऑथर हैं उन्हीं का मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर डी.के. सिंह का, उनसे ही पढ़ा हूँ ऑर्गेनिक। हाँ, जितना लेने से नहीं, एक ही लेना पड़ेगा। उसके पीछे वजह है, 3 भी रहेगा तो किसी एक एटम से एक ही एरो जाता है, राइट। अगर 3 भी लोन पर रहेगा तो आप एट ए टाइम तो एक ही लोन पर दे पाएंगे। और जहाँ तक आपके सिलेबस में है तो मुझे लगता है कि इस टाइप का सिचुएशन या तो पायरोल नहीं तो फ्यूरान में मिलेगा, बाकी जगह तो मिलेगा नहीं। जो भी आपका सिलेबस में है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर ऐसे देखिएगा तो नहीं तो 10 एलिमेंट का ही कमाल है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा सल्फर और हेलोजन, राइट। उसके अलावा कहाँ कोई आता है? उसी का ले देकर बात करते रहते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया ना। तो एटलीस्ट अब इतना तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, और कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ओके,
देखिए केस ऑफ एनुलिन्स, पॉइंट बना, एक लाइन लिखिएगा केस ऑफ एनुलिन्स में। एनुलिन्स आर दोज कंपाउंड, एनुलिन्स आर दोज कंपाउंड which are monocyclic, anulins are those compound which are monocyclic homocyclic, monocyclic, homocyclic and having alternate C double bond C and C single bond C and having alternate C double bond C and C single bond C, करेक्ट ना। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक रिंग होना चाहिए, होमोसाइक्लिक का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से रिंग बना हो रहना चाहिए, और कंडीशन क्या होना चाहिए, पूरे रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तब हम लोग बोलेंगे कि वो एनुलिन्स है, करेक्ट एवरीवन। तो अकॉर्डिंग टू माय डिफिनेशन भाई इसको एनुलिन्स बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे सर, इसमें अल्टरनेट अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ एनुलिन्स, राइट। इसको बोलेंगे मोनोसाइक्लिक, मतलब एक रिंग है। होमोसाइक्लिक कार्बन 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 से बना हुआ तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज द केस ऑफ एनुलिन्स, राइट। क्या 5 कार्बन का एनुलिन्स आप बना सकते हैं चाहकर भी? कोशिश कीजिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करने का। क्या आपसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, तो इसको एनुलिन्स, इसका मतलब है कि यहाँ से जनरलाइज मैं ये कर रहा हूँ कि ऑड कार्बन का जो रहेगा उसको एनुलिन्स बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि एनुलिन्स बन ही नहीं पाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए तो इसका नाम एनुलिन्स है या नहीं है? यस, मोनोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनुलिन्स है। 7 कार्बन को तो एनुलिन्स रहेगा नहीं, राइट। व्हाट अबाउट दिस वन, एनुलिन्स है या नहीं है? है। ये एनुलिन्स है या नहीं है? 10 कार्बन देखिए तो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। ये भी है, मतलब कहने, और ये अगर एनुलिन्स है तो देखिए इसमें कार्बन कितना है, 4। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी एनुलिन्स रहेगा उसमें रिंग में जितना कार्बन रहेगा उसमें उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन भी नजर आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया है, राइट। इसमें 4 कार्बन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ना बोलते रहना है, लगता है कि नहीं है तो बोलना है कि नहीं है ना। इसमें कितना कार्बन है, 6। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 6। इसमें
पाई इलेक्ट्रॉन भी 8 है, राइट। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी 10 है। इसका मतलब है कि अपने तरफ से एक लाइन लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एनुलिन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग becomes equal to number of pi electron in the ring. Is it right? Yes, तो लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए। इसको हटाया जाए। ए लाइन मैंने ये बोला था कि एनुलिन्स में जितना कार्बन रिंग में रहेगा उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन भी रिंग में आपको मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्व किया। ये यहाँ पे 4 कार्बन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहाँ पे 8 कार्बन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर वो एनुलिन्स के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको आपको खुद से लिख लीजिए। ओके एवरीवन, एनुलिन्स का नेमिंग ऐसे करते हैं। एक्स एनुलिन, जहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम बोल दीजिए इन द रिंग, या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। एक ही बात हो जाएगा ना इस केस में, समझ गया स्टूडेंट। तो भाई इसका नाम क्या होगा? तो सर इसका नाम एनुलिन के टर्म में इसका नाम रहेगा 4 एनुलिन, राइट। ऐसे एक इसका नाम तो आईपी से में रहेगा ही। वैसे नोमेनक्लेचर का बात कीजिएगा तो 1 2 3 4 कितना 13 साइक्लोब्यूटाडाइन, करेक्ट एवरीवन। बट इसका एनुलिन के टर्म में भी जो एक नाम रहेगा अकॉर्डिंग टू, तो इसका नाम क्या रहेगा 4 एनुलिन, करेक्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 एनुलिन्स एरोमेटिक है या नहीं है, और नहीं है तो किस वजह से नहीं है। तो सर 4 एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 4n+2 रूल, इज इट राइट। तो आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे दे दिया, पूछ लिया जाएगा 4 एनुलिन्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, और आप सब कुछ जानते हैं। बट एनुलिन्स किसको बोलते हैं वही नहीं जानते हैं, तो जानते हुए भी क्वेश्चन छूट जाता। इसका मतलब है कि 4 एनुलिन्स इट इज एंटी एरोमेटिक। क्या बोल सकते हैं एवरीवन? एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? बोलना है भाई थोड़ा बहुत। एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट 6 एनुलिन्स? सर एरोमेटिसिटी का मतलब तो हम लोग बेंजीन ही जानते हैं, राइट। यहाँ से ही तो कहानी स्टार्ट होता है, करेक्ट ना। तो 6 एनुलिन क्या रहेगा? तो 6 एनुलिन इज एरोमेटिक, इज इट राइट। एट एनुलिन्स, व्हाट अबाउट 8 एनुलिन्स? एरोमेटिक है? एट एनुलिन्स इज नॉट एरोमेटिक
बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई 4n+2 रूल, राइट। लिख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, 10 एनोलिन्स एरोमेटिक है या नहीं है? क्या है? ये पहला, यहाँ देखिएगा, ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? 4n+2 n=2, 10 हो गया। एक रिंग भी है, बिल्कुल साइक्लिक कंजुगेशन भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट राइट? बट एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक है। वजह इसका ये है कि यहाँ पे जो एक कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन का भाई स्ट्रक्चर होता है दिस वन, करेक्ट, ट्रायंगुलर प्लेनार। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिंग के बाहर रहेगा या अंदर रहेगा? अंदर रहेगा। यहाँ का हाइड्रोजन रिंग के बाहर रहेगा, यहाँ का हाइड्रोजन भी रिंग के बाहर रहेगा। क्यों बाहर रहेगा? ट्रायंगुलर प्लेनार को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। बट यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन रिंग के अंदर रहेगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिंग के बाहर रहेगा। यही इसका स्ट्रक्चर है, रिंग के अंदर रहेगा, रिंग के अंदर रहेगा, रिंग के बाहर रहेगा, करेक्ट एवरीवन। तो मेन वजह ये होता है कि इन केस ऑफ 10 एनोलिन्स, मैं लिखवा दूंगा इस सेंटेंस को, इन केस ऑफ 10 एनोलिन्स 4 इनर हाइड्रोजन कम वेरी क्लोज in very small cavity, due to which there is steric repulsion arises, जिसके वजह से इस रिंग का प्लेनरिटी ही डिस्ट्रॉय कर जाता है। और कोई भी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए रिंग को प्लेनार होना पड़ेगा, अगर प्लेन नहीं रहेगा तो एक्चुअली रेजोनेंस ही नहीं होगा, राइट। समझ गए? तो दिस इज द वजह, ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ठीक है। लिखिए नोट करके, 10 एनोलिन्स इज नॉन एरोमेटिक, 10 एनोलिन्स इज नॉन एरोमेटिक because in case of this 4 inner hydrogen come very close in a very small cavity, due to which a steric repulsion arises, and coplanarity of ring destroy, और पाई बॉन्ड का प्लेन ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया, पाई बॉन्ड का मतलब जिससे पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ए पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस ही नहीं करेगा,
और भाई रेजोनेंस नहीं करेगा, पहला ही लाइन था रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस ही नहीं होगा तो एरोमेटिक सिस्टम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा अगर एनुलिन से रिलेटेड बातें पूछा गया तो। ठीक है, हो गया ना एवरीवन? चलिए अब लिखिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि दो एरोमेटिक सिस्टम दे दिया जाएगा और तब पूछा जाएगा कौन ज़्यादा एरोमेटिक है कौन कम एरोमेटिक है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी एक फार्मूला आप ये भी रख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। इसको बॉक्स में कर लीजिए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा उसका भी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बेंजीन में और पिरिडीन में कौन ज़्यादा एरोमेटिक है? तो भाई इसमें जब रेजोनेंस होता है तो ये है हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, यहाँ तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है पिरिडीन में। ओके, इसमें कुछ स्टूडेंट क्रैश कोर्स के भी हैं। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, कल के क्लास में मैं आपको, मुझे आप में से कोई मुझे याद दिलाएंगे, और एक्टिव रहिएगा तभी याद दिला पाइएगा। एक होता है कि बस आ गए सर जैसे तैसे ज्वाइन कर लिए, चलिए अब कुछ पढ़ लेना है, नॉट लाइक दैट। ये कल का आपका ड्यूटी देता हूँ, मुझे आप में से कोई रिमाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन तो है कि पिरिडीन में, 2 मिनट स्टूडेंट, पिरिडीन में लोन पे रेजोनेंस में है या नहीं है? तो सर लोन पे तो कंजुगेशन में दिख रहा है, करेक्ट होना चाहिए था। बट अगर लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, करेक्ट एवरीवन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में ही अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग एटम के अंदर, अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग के अंदर किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन sp पॉसिबल नहीं है। ये बस एक लाइन अभी के लिए लिख लीजिए, और इसी लाइन को कल मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ क्या लिख लीजिए मेरे तरफ से, अप टू 8 or 9 मेंबर रिंग sp हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। ये भाई क्लास 12 के सारे बच्चों को पता है, राइट। तो बाकी जिनको नहीं पता हो एक लाइन मिला लीजिए जो मैंने बोला, कहाँ तक का रिंग में sp एटम नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे वो कल मैं कुछ बच्चों को बता दूंगा। दिस इज द वजह कि पिरिडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में कंजुगेशन में कहीं किसी के साथ होते हुए भी नहीं जाता है, क्योंकि रेजोनेंस करेगा तो ये sp हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, रूल है। क्यों ऐसा रूल बना उसका प्रूफ बाद में। तो भाई यहाँ पे तो इसका लोन विदाउट हेल्प ऑफ लोन पे रेजोनेंस एरोमेटिक था, बट जब यहाँ पे अब लोन पे रेजोनेंस नहीं जाएगा
तो पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा। अरे है होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, अरे है हेट्रोएटॉमिक। व्हेन होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू हेट्रोएटॉमिक, इज इट राइट? अब बताइए इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल? तो सर ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल, इज इट राइट? तो क्या यहाँ पे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में इक्वल स्टेबिलिटी रहा? नो। बट यहाँ पे जब बेंजीन रिंग के बीच में आपस में रेजोनेंस होता है तो इसका दो ही आर एस कंसिडर किया जाता है, एक ए और एक ए, और दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? तो सर बोथ आर इक्वली स्टेबल, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। पहला तो समझाने का पॉइंट अभी हो कि पिरिडीन में जो रेजोनेंस हो रहा है तो जो आर एस बन रहा है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है तो इस फॉर्म में ज़्यादा रहना चाहेगा, इस फॉर्म में कम आना चाहेगा। बट यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस जीरो है, तो दोनों में आने जाने का इक्वल स्टेबिलिटी रहेगा। और रेजोनेंस का रूल है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में अगर स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो कहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस ज़्यादा होगा? इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस ज़्यादा होगा और इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस कम होगा। ओके ना एवरीवन? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसको एकदम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं, टायर समझते हैं, साइकिल का टायर। ओके, बिल्कुल ब्रांड न्यू एक टायर है और एक टायर है जो पंचर हो चुका था, तो पंचर बनाने के लिए साइकिल में जाता है ना, तो जहाँ पे पंचर होता है वहाँ पे थोड़ा सा टायर को काट के डाल दिया जाता है, राइट। तो भाई ये जब चलेगा तो बिल्कुल फ्री रोलिंग होगा, बट ये चलेगा सर तो जब नीचे आएगा तो एक जर्क देगा, नहीं तो किस में फ्री रोलिंग नजर आएगा? तो सर ऑब्वियसली फ्रेश टायर में फ्री रोलिंग होगा, राइट। भाई बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। बेंजीन में हर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, sp2 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 और है कार्बन, राइट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और बिल्कुल अनबायस्ड डीलोकलाइज होते रहेगा। बट इन केस ऑफ pyridine, नो डाउट pyridine इज एरोमेटिक, बट आपको नहीं लगता है कि नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन? क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा या थोड़ा सा नाइट्रोजन की तरफ टिल्टेड रहेगा? तो जब भी नाइट्रोजन की तरफ से गुजरेगा तो एक जर्क मिलेगा, नाइट्रोजन आपकी तरफ अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, बट इस केस में ऑल कार्बन हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसा जर्क यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्री डीलोकलाइजेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, लास्टली बेंजीन ग्रेटर देन pyridine एरोमेटिसिटी, करेक्ट। तो बेंजीन और pyridine में किसका एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहेगा? बेंजीन का ज़्यादा रहेगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, समझे? हो गया ना? हाँ, यस भाई, नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट। तो ये पाई क्लाउड ऐसे रहना चाहिए था इक्वल, बट नहीं लगता कि नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा खींचा हुआ रहेगा? तो क्या यहाँ पे बिल्कुल इक्वल डीलोकलाइज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट डीलोकलाइजेशन होगा, या जब नाइट्रोजन की तरफ से पाई क्लाउड रिवॉल्व होगा, घूमेगा, जाएगा, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा पुल करेगा, एक जर्क मिलते रहेगा, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ।
पिरिडीन एंड पायरोल में कौन ज़्यादा एरोमेटिक? पहला, इसको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक, कोई भी काम आप बिना किसी से लोन लिए हुए करते हैं और कोई काम लोन लेकर करते हैं, लोन लेने से नहीं रहता, एक टेंशन बना रहता है, अब उसको देना पड़ेगा, काम तो हो गया। तो एक्चुअल में ये है एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट। लोन पेयर का हम लोग लोन नहीं लिए हैं, करेक्ट, बट ये है एरोमेटिक विथ द हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो सर ये तो एकदम बिल्कुल हंसी वाला बात हो गया, कोई बात नहीं, इसी बहाने से याद तो रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा स्टूडेंट, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, राइट। और यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे निगेटिव, करेक्ट ना। नहीं लगता है कि बी में जस्ट उल्टी गंगा बह रही है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है एट द कॉस्ट ऑफ कार्बन पे निगेटिव, और इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव है एट द कॉस्ट ऑफ कार्बन पॉजिटिव। कौन ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहना या कार्बन पॉजिटिव रहना? यस, तो इस यहाँ देखिए, इसमें क्या है, कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन पे निगेटिव, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन पे निगेटिव है। इसका मतलब किस केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्टेबिलिटी कम दिखेगा, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू पिरिडीन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। बाकी तो यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, बट इसमें एक पॉइंट बताए थे ना, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो इसमें जस्ट उल्टा बात हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। क्या नहीं होना चाहिए था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव एट द कॉस्ट ऑफ कार्बन पे निगेटिव न होकर उल्टा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो वो यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो किसमें ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है, किसमें ज़्यादा स्टेबल आरएस प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें लेस स्टेबल आरएस प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। दिस इज द वजह कि पायरोल लेस एरोमेटिक है विथ रेस्पेक्ट टू पिरिडीन, करेक्ट। तो चलिए समझ गए ना मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। इसके आरएस के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम रहेगा, बट इसके आरएस के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पे रेजोनेंस होने का चांस कम हो जाता है। क्लास 12 के बच्चे अच्छे से जान रहे होंगे, नहीं। तो रेजोनेंस, प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी डिफरेंस, राइट। तो ऑब्वियसली जहाँ पे रेजोनेंस कम वहाँ पे एरोमेटिसिटी भी कम, बिकॉज एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, राइट। अगर एरोमेटिसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब कौन ज़्यादा एरोमेटिक कम एरोमेटिक है, तो वहाँ पे रेजोनेंस का अमाउंट देखेंगे। तो इन सब वजह से पिरिडीन ग्रेटर देन पायरोल करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी लिख लीजिए, और नीचे लिख लीजिए एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ, जो मैंने बात कहानी सुनाया उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हटाएं, ओके। नेक्स्ट एरोमेटिसिटी का लास्ट क्लास, फिर शुरू करूँगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, मतलब हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट तो 90% पढ़ लिए हैं, राइट। क्लास 12 के बच्चे पढ़ लिए ना। जो रेजोनेंस में डोनर है उसी का नाम तो प्लसिम था। अब ये है पायरोल और ये है फ्यूरॉन, करेक्ट।
पायरोल और फ्यूरान में कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि बोथ आर एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ वन वन लोन पेयर रेस्पेक्टिवली, राइट। बोथ आर एरोमेटिक एंड बोथ आर एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, दोनों में लोन पेयर का हेल्प से एरोमेटिसिटी बन रहा है, राइट। तो भाई अब नेक्स्ट, लोन पेयर डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कंपेरिजन सेम पीरियड में करते हैं तो ऐसा कहीं पे कोई पॉइंट लिखवाया था, प्लस एम माइनस एम का पावर निकालने के टाइम पे, राइट। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर और ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट, अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ओके ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर ज़्यादा है, भाई आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन है महाकंजूस, तो उससे दूसरे को क्या मतलब है, राइट। इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज़्यादा है, बिकॉज सेम पीरियड में, तो सेम पीरियड में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, दोनों को एक एक लोन पेयर देना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा था, राइट, और लोन पेयर के हेल्प से ही एरोमेटिक हो रहा है, तो जो ज़्यादा लोन पेयर अपना डोनेट करेगा रेजोनेंस में वो एरोमेटिसिटी ज़्यादा क्रिएट करेगा, करेक्ट। ये तो बहुत स्मूथ है, बहुत क्रिस्टल के इसका आंसर है। तो विच वन शुड बी मोर एरोमेटिक, पायरोल ग्रेटर एंड फ्यूरान। क्या इसको खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। चलिए ये बात आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लेन बाय माई सेल्फ, योरसेल्फ, मतलब आपको खुद से लिख लेना है। मैं डायरेक्टली ए ग्रेटर एंड बी एरोमेटिक, समझ गए स्टूडेंट। इसका नाम क्या है, तो सर अभी तो आप बताए थे फ्यूरान, राइट। इसका नाम क्या होता है सर, थायोफिन, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, राइट। ये है फ्यूरान और है थायोफिन। ए भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है, करेक्ट। नहीं करेक्ट है तो रुके हुए रहेंगे, करेक्ट है। बड़ा समस्या है भाई, इस बात को बोलने में इतना टाइम लगा लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का देख रहा हूँ कौन कौन प्रेजेंट हैं, कुछ तो आते हैं और हाय हेलो करके चले जाते हैं, पता ना जरा मिल लिए। घबराने की बात नहीं है, रिएक्शन के टाइम पे समझ में आएगा। ओके, बोथ आर एरोमेटिक, राइट। तो और बोथ आर एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो भाई किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, तो सर आपने एक चीज़ और पढ़ाया था, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप, तो साइज फैक्टर देखते हैं, राइट। व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड, भाई कुछ लोग थोड़ा तो एक्टिव रहिए, ऑक्सीजन और सल्फर सेम पीरियड का है या सेम ग्रुप का है, और किसका साइज बड़ा है, और उसमें उस केस में प्रूफ भी तो किए थे। थोड़ा एक्टिव रहिए भाई, एकदम बिल्कुल से नहीं बोलिएगा, सिर्फ कहानी सुनते रहने से थोड़े काम चलेगा। इसमें कहाँ पे पाई बॉन्ड बनने का चांस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, राइट। तो भाई ये लोन पर यहाँ पे आएगा तो ऑक्सीजन का 2p और कार्बन का 2p के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, बट यहाँ पे अगर ये आएगा तो 2p और 3p, कार्बन का 2p और इसका 3p, राइट। इन वेज केस मोर इफिशिएंट पाई बॉन्ड आर फॉर्म, इन दिस केस मोर इफिशिएंट पाई बॉन्ड बन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, और अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है रेजोनेंस विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो ये एरोमेटिसिटी में ज़्यादा अपना लोन पेयर को इन्वॉल्व करेगा, तो ये ज़्यादा एरोमेटिक रहेगा, राइट। लिख लीजिए, और फिर से सेम स्टोरी, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, करेक्ट। रीजन क्या था वो लिख लीजिएगा। इसको हटाया जाए, बेंजीन ग्रेटर देन pyridine ग्रेटर देन
पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान ग्रेटर देन थायोफिन। देखिए तो सही ऑर्डर लिखा, सबको 1 बाय 1 प्रूफ कर दिया पेयर बनाकर, लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। बेंजीन ग्रेटर देन पिरिडीन, पिरिडीन लिखेगा स्टूडेंट, पिरिडीन DINE, ग्रेटर देन पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान ग्रेटर देन थायोफिन, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ एरोमेटिसिटी, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही सिस्टम एरोमेटाइज होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।